देखिए, प्रशांत किशोर जी ने इंटरव्यू में क्या क्या कहा, आप भी सुनिए। चुनाव के चुनाव नज़दीक है बिहार में, बिहार की मंच देश। प्रशांत जी, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाइए दिल्ली में, आईएएस ऑफिसर, आईएफएस ऑफिसर, हमारे न्यूज़ मीडिया में सारे न्यूज़ चैनल सब कुछ बिहार के लोग ही चलाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है। और नहीं, जब हर जगह आप जाएंगे ना, कस्टम्स, इनकम टैक्स, हर जगह अगर ये सब चला सकते हैं, अगर बाकी संस्थाएं चला सकते हैं, तो ऐसे क्यों है कि बिहार में नहीं चला सकते? मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ा ये भ्रम है कि बिहार से बड़े आईएएस आईपीएस होते हैं बहुत लोग। आईआईटी मैं बता रहा हूँ, जो भी रिजल्ट्स आते हैं सब बिहार के होते हैं। उसको ध्यान से देखिए जरा। आईएएस आईपीएस आईआईटी वो कर रहा है जो बिहार का है लेकिन बिहार से बाहर चला गया है। बिहार से आईएएस आईपीएस आज से 20 साल पहले बनते थे। पटना जैक्सन हॉस्टल से 5 लोग तब करते थे, साइंस कॉलेज के कैवेंडिश और फैराडे से लड़के तब करते थे जब वहाँ पढ़ाई होती थी। आज बिहार से जो आईआईटी कर रहा है वो बिहारी है, लेकिन वो कोटा में जाके कोचिंग कर रहा है। बिहार से जो आईएएस आईपीएस बन रहा है वो बिहारी है, लेकिन वो दिल्ली में जाके पढ़ाई कर रहा है। यहाँ से जो मैं बात आपको बता रहा था कि लालू जी के टाइम में शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी कुछ इंस्टीट्यूशन थे जहाँ से लोग पढ़कर आगे बढ़ रहे थे। आज जो आईएएस आईपीएस आईआईटी कर रहे हैं, मेडिकल में जा रहे हैं, वो बच्चे बिहार के हैं, लेकिन वो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। वो पलायन जो मैंने आपको कह रहा हूँ, वो यहाँ से वो चले गए। 10वीं 12वीं के बाद परिवार ने अपना जमीन, चूँकि शिक्षा को लेकर लोगों के मन में ये है कि भाई गरीबी से निकलना है तो हमको आईएएस आईपीएस बनना है, हमको लाल बत्ती चाहिए, ये गांव-गांव में क्लीसेड है। तो लोग अपना ज़मीन बेच कर भी जा रहे हैं। आप दिल्ली में जितने भी कॉलोनी है जहाँ लोग कोचिंग ट्यूशन कर रहे हैं, उसमें बहुतायत बिहार के लोग हैं। हाँ। कोटा में बहुतायत बिहार के लोग हैं। इंजीनियरिंग करने वाले किसी कॉलेज में आप बेंगलोर में जाइए, तमिलनाडु में जाइए, सब बिहार के लोग हैं। तो वो तो बिहार में होता तब बिहार का फायदा होता तो ना। आप क्या करेंगे अगर सरकार में आएंगे, अगर आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसको कैसे? पहली बात कि मेरे मुख्यमंत्री की बात नहीं है, जन सुराज ने जो फंडामेंटल 3 बातें कही हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिहार में इतनी अच्छी शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाए कि वो व्यवस्था पर बोझ न बने। और उसके लिए हम लोग 2 काम कर रहे हैं। पहला तो ये कर रहे हैं कि हर गांव में स्कूल बनाने के बजाय हर प्रखंड में कम से कम हम लोग 5 विश्व स्तरीय विद्यालय बनाना चाहते हैं, जो नेतरहाट का मॉडल यहाँ पर बिहार में है। बिहार में नेतरहाट एक विद्यालय रहा है, अभी झारखंड में चला गया है। एक विद्यालय से 1500 से ज़्यादा आईएएस आईपीएस बने हैं, और उस विद्यालय में जाने वाले ज़्यादातर लोग मध्यम या निम्न आर्थिक वर्ग से लोग आते थे। तो हम लोग का लक्ष्य है कि बिहार में हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे विद्यालय ऐसे जरूर बनाए जाएं जहां पर विश्व स्तरीय पढ़ाई हो। और इन 5 विद्यालयों को बनाने के लिए भी मैं कह रहा हूं कि मुझे 5 साल लगेंगे, क्योंकि हर साल जो यहाँ बजट उपलब्ध है उसमें मैं एक विद्यालय को बढ़िया बना सकता हूँ। प्राइवेट पार्टनरशिप में मैं भी आ रहा हूँ, नहीं मैं उस पर आ रहा हूँ। दूसरा, जब ये करेंगे, अगर आप 5 विद्यालय बनाएंगे तो उससे क्या होगा, तो पूरे स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये मॉडल है कि रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू द एवरी विलेज, टेक पीपल किड्स टू द गुड स्कूल। जो शहरों में जो होता है, दिल्ली में आप बैठे हैं, आपके घर के बगल में स्कूल नहीं है, स्कूल आपसे 10 किलोमीटर दूर है, आप अपने बच्चे को गाड़ी से या स्कूल बस से भेजते हैं। तो जन सुराज का मॉडल ये है कि हर प्रखंड में कम से कम 5 अच्छे अगर विद्यालय बना दिए जाए और स्कूल बस की सुविधा दे दी जाए तो 20 मिनट से ज़्यादा किसी को ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, और ये व्यवस्था 5 वर्ष में बनाई जा सकती है। हम लोग का लक्ष्य है कि 10 साल में हर प्रखंड में 10 ऐसे विद्यालय बनाए जाए, हर साल एक, क्योंकि हमारे पास 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपया ही ऐसा हम लोग स्पेयर कर सकते हैं जो कि इस पर खर्च हो। अब आप ये कहिए कि भाई आप 10 साल में इसको बनाएंगे तो दूसरों का क्या होगा, उनकी जीवन तो उनका रुकना नहीं है। उसके लिए हम लोग जो व्यवस्था बना रहे हैं, जो वेस्ट में व्यवस्था है, कि गरीब लोगों को ये सुविधा दे दी जाए कि अगर आप अपने सरकारी विद्यालय से खुश नहीं हैं अपने इलाके के, तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए वहीं पर, और उसका जो एक रेगुलेटेड फीस है वो सरकार की ओर से दिया जाएगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे भाई ये कीजिएगा तो सब प्राइवेट में जाएगा। बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर पटना में आज यहाँ बैठे लोगों को मैं पूछूं कि भाई तुम साइंस कॉलेज में पढ़ोगे कि प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे, 100% लड़के कहेंगे मैं प्राइवेट साइंस कॉलेज में पढ़ूंगा। अगर आपसे पूछूं कि आपका लड़का पटना मेडिकल कॉलेज से मेडिकल करेगा कि रमैया से करेगा, रमैया का फीस भी सरकार भरेगी, तो आप कहेंगे नहीं भाई हमको तो पटना मेडिकल कॉलेज में जाना है। ये पूरे वर्ल्ड ओवर प्रूवन चीज़ है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ये लोगों को ये अवसर दे दिया जाए कि अगर आपके एरिया में सरकारी विद्यालय के सेवा से आप खुश नहीं हैं तो आप प्राइवेट में पढ़ाइए, प्राइवेट का फीस हम लोग देंगे।
क्योंकि सरकारी स्कूल भी फ्री नहीं है। ये लोगों का नोशन है कि सरकारी विद्यालय फ्री है। भाई सरकारी विद्यालय को चलाने में औसतन यहाँ एक बच्चे पर करीब करीब प्राइमरी विद्यालयों का खर्चा आ रहा है 850 रुपया प्रति विद्यार्थी। 60,000 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है और जितने बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं प्रति विद्यार्थी अगर आप निकालेंगे तो 850 रुपये खर्चा आ रहा है। और जो वहाँ पर प्राइवेट स्कूल है उसका खर्चा 400 है, 300 है, 250 है। तो व्हाट वी आर सेइंग कि प्राइवेट जो पब्लिक स्कूल्स हैं, जो सरकारी विद्यालय है, उसको अगले 5 से 10 साल में इतना अच्छा बनाया जाए कि वो एस्पिरेशनल विद्यालय बन जाएं। और तब तक जो गरीब लोग हैं उनको ये सुविधा दी जाए कि आप प्राइवेट में अपने बच्चे को पढ़ाइए, उसका रेगुलेटेड फीस सरकार देगी। तो जो बजट अवेलेबल है अभी हम लोग के पास, उससे उसको हम लोग 3 भाग में बांटना चाह रहे हैं। एक 15 से 20,000 करोड़ रुपया हम लोग ये नए वर्ल्ड स्केल के स्कूल बनाना चाहते हैं, उस पर खर्च करना चाहते हैं। हर साल 550 विद्यालय बनाएंगे तो अगले 5 साल में 2500, अगले 10 साल में 5,000 विद्यालय बन जाएंगे। उस पर करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपया हम लोग खर्च करना चाहते हैं। ऐसे तो आप 3 इलेक्शन जीतना होगा आपको। हम इलेक्शन जीतने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई जी, आकर फिर जब तक आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे तब करेंगे 10 साल कैसे? की बात कर रहे हैं। एक इलेक्शन अभी और एक इलेक्शन बाद में। जिस दिन काम कर दिया तो दूसरा इलेक्शन अपने आप बैठ के जीतेंगे, उसकी चिंता नहीं है। मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहेगा कि मैं आऊँगा और कल बिहार की व्यवस्था सुधर जाएगी। नहीं सुधरेगी। अगर आपको वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने हैं तो उसके लिए 10 साल का प्लान होना चाहिए। 5 लाख करोड़ रुपए लगेंगे और उसको मैं बता रहा हूं कि इंक्रीमेंटली कैसे 10 साल में किया जाएगा। 1/3 बजट हम लोग अभी की जो व्यवस्था चल रही है इसको एफिशिएंट और बेहतर बनाने में खर्च करेंगे और 1/3 इस जो हमारा बजट है अभी एजुकेशन का, उसका हम लोग खर्च करना चाहते हैं जो प्राइवेट में जाना चाहता है उसको उसका फीस भरने के लिए। फोकस शिक्षा है। दूसरी बात हम लोग ये कह रहे हैं कि 0 से 15 के लिए शिक्षा है और 15 से जो 50 साल का है उसको हम लोग कह रहे हैं कि उसके हाथ में पूंजी दिया जाए, उसको हाथ में सस्ता ऋण दिया जाए ताकि वो काम कर सके। जैसे आपके यहाँ दिल्ली में डीबीटी में नहीं, डीबीटी में नहीं, डीबीटी में मेरा कोई यकीन नहीं है। मैं सब्सिडाइज्ड, मैं इंटरेस्ट सबवेंशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखेंगे डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स के को पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि ग्रांट के मुकाबले सॉफ्ट लोन आर मोर इफेक्टिव। 3% लोन पर, जैसे 1% लोन पर मोदी इंटरेस्ट पर मोदी जी ने बुलेट ट्रेन के लिए लोन लिया है, तो समाज को, राष्ट्र को ये चिंता है कि भैया 1 लाख करोड़ रुपया वापस करना है। अगर जापान ने वही पैसा 1 लाख करोड़ रुपया आपको ग्रांट के तौर पे दे दिया होता तो लूटपाट हो जाएगा, कोई चिंता नहीं करेगा, हिस्सा हो जाता है, पाकिस्तान वाला हो जाएगा। तो ये ग्लोबली प्रूवन मॉडल है कि ग्रांट जब आपको मिलता है तो आप उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो बिहार में हम लोग इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम लाना चाहते हैं जहां आपको 10%, 12% ब्याज ना देना पड़े, 4% ब्याज देना पड़े। अगर आप रोजी रोजगार का अवसर यहाँ पैदा करेंगे। और कृषि में भी ये नहीं, कृषि को मैं ला रहा हूँ दूसरे। तो पहले आप 3 फंडामेंटल चीज़ समझिए। 0 से 15 में हम चाहते हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था इतनी अच्छी हो कि वो आगे चलकर व्यवस्था पर बोझ ना बढ़े। 15 से 50 के लोगों को हम लोग वो पूंजी उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि वो अपने पैर पर खड़ा हो। वो पूंजी आएगा कहाँ से वो मैं आपको बता रहा हूँ। और 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं जो ना पढ़ सकते हैं ना रोजी रोजगार कर सकते हैं, वो करीब करीब 1.5 करोड़ की आबादी है। उसके लिए मैं चाहता हूं कि 2,000 रुपये महीने की व्यवस्था हो जाए ताकि वो बेसिक डिग्निफाइड लाइफ जीत सके। फंडामेंटली यही 3 बात कह रहे हैं। अब मैंने आपको स्कूल की बात बताई कि इस शिक्षा को कैसे सुधारेंगे। अब आप ये कह सकते हैं कि ये इतने बड़ी जो सबसे बड़े 15 से 50 का समस्या है कि इनको रोजगार कैसे दोगे, पलायन कैसे रुकेगा, इनको पूंजी कहाँ से आएगी। इसके लिए सिंपल बात है, बिहार में लोगों का पलायन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ से पूंजी और बुद्धि का पलायन हो रहा है। पूंजी का पलायन का मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से इन्वेस्टमेंट लाएंगे। पूंजी का पलायन का मतलब ये है, आप समझिएगा कि सीडी रेशियो जो है जो रिजर्व बैंक जारी करता है, देश में अभी सीडी रेशियो है एवरेज 70, अभी हुआ था 74, तो देश में हंगामा हुआ भाई कम करो, ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। बिहार में सीडी रेशियो 1990 से पिछले साल तक है 40%। इसका मतलब क्या है कि हर साल बिहार से, पिछले साल बिहार से करीब करीब 2.25 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का यहाँ से ट्रांसफ़र किया है दूसरे राज्यों में, वहाँ पर रोजी रोजगार के लिए। तो तेलंगाना में सीडी रेशियो, आंध्रा में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो कितना है? 90, 95, 100, 105। नहीं है ना, इसीलिए तो इंडस्ट्री कैसे कोई लेना देना नहीं है। इन्वेस्टमेंट तो उसी में जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो इतनी बड़ी पत्रकार हैं, आप जाकर देखिए कि जितनी बैंकिंग, HDFC जितना बैंक लोन देता है
वो तो 2/3 लोन रिटेल लोन है, वो एसएमई का लोन नहीं है, वो इंडस्ट्री का लोन नहीं है। सारी जो बैंकिंग इंडस्ट्री है 70% इंडिया की इकोनॉमी 64% तो सर्विस सेक्टर में है, रिटेल भी तो नहीं रिटेल यहाँ है। पे। तो उसके लिए कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। यहाँ पर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए लोन लेना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या जरूरत है। आप मोटरसाइकिल खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आपको पर्सनल लोन चाहिए। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको यूट्यूब चलाना है, आपको एक छोटा दुकान खोलना है, उसके लिए इंडस्ट्री की क्या नहीं, जरूरत है। पर अगर आईटी हब बन जाएंगे तो लोग आएंगे। मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूँ, वो लेटर स्टेज में होगा। जब तक यहाँ पर कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, लुक एट द फिगर ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन बिहार। हम लोग इनकम की बात करते हैं, बेटर इकोनॉमिक इंडिकेटर इज एक्सपेंडिचर इंडिकेटर, कि लोग कितना खर्च कर रहे हैं। बिहार में पर कैपिटा एक्सपेंडिचर जो है वो देश में सबसे कम है। हाँ। तो आप जब खर्च ही नहीं करेंगे तो कोई इंडस्ट्री क्यों लगाएगा। जब पैसे है नहीं तो खर्च क्या करेंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात। पैसे क्यों नहीं है, पैसे नहीं होने की 2 वजह है। एक तो आपकी इनकम कम है, और दूसरा जो पैसा है भी, वो पैसा जब आप बैंक में रखते हैं तो बैंक वाले उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं। देयर आर ओनली 2 सोर्स ऑफ क्रेडिट। एक जो पैसा आप कमाकर खर्च के बाद बचाते हैं वो आपका कैपिटल है, और दूसरा जो बोरोड कैपिटल है जो आप बैंक से लेते हैं। ठीक है, अगर बिहार में 70% क्रेडिट सीडी रेशियो हो तो हर साल बिहार में 2.25 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दीजिए, 2.25 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का पैसा एक्स्ट्रा इन्वेस्ट होगा। उसके लिए किसी इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। हम लोग ये चाहते हैं कि एज ए फर्स्ट स्टेप जो बिहार का पैसा है वो बिहार में लोगों को ऋण मिले। यहाँ बैठे हुए लोगों से पूछ लीजिए, जो लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आपको नोएडा में फ्लैट खरीदना है, HDFC आपको लोन दे देगा आपके इनकम स्टेटस पर। लेकिन अगर आपको खगड़िया के अपने गांव में घर बनाना है तो HDFC लोन नहीं देगा। ये काम क्या नीतीश कुमार ने नहीं किया, क्या लालू यादव ने नहीं किया? यही बात आज आप दिन भर ये कॉन्क्लेव कीजिएगा। सबसे ये एक सवाल मेरा आग्रह जरूर पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हर साल बिहार से करीब 2 लाख करोड़ रुपए का पूंजी का पलायन हो रहा है, और 1990 से ये आंकड़ा लिख लीजिए, RBI का आंकड़ा अभी चेक करा लीजिएगा पूछने से पहले। 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से 26,35,000 करोड़ रुपया बैंकों ने ट्रांसफर किया है दूसरे राज्यों में, जो बिहार का पैसा है। अब आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार क्यों नहीं करते हैं, तो भाई उनको समझ होगा तब तो। आप बिहार में किसी पॉलिटिशियन को सीडी रेशियो की बात करते हुए अगर सुने हो तो हमको बता दीजिए। आज पूरे दिन मिल के आप खाली यही पूछिए, आपके यहाँ तेजस्वी यादव भी आएंगे, नीतीश कुमार भी आएंगे, उनसे पूछिए कि भाई प्रशांत किशोर ने ये कहा है, यहाँ के फिनांस मिनिस्टर को बुला लीजिए। अगर वो बता दे कि भाई सीडी रेशियो होता क्या है, ये 2 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर हो रहा है, ये बता दे तो हम ये काम ही छोड़ देंगे। उसको मालूम ही नहीं कि भाई ये होता क्या है। भाई देश के स्तर पर आप निर्मला सीतारामन जी से सवाल पूछती हैं कि सीडी रेशियो 74 हो गया है, बैंकों में स्ट्रेस है, पूछते हैं ना आप लोग, वो जवाब दे रही हैं। बिहार के फिनांस मिनिस्टर को बुलाइए, उसको पूछिए भाई अभी तुम्हारा सीडी रेशियो क्या है। बिहार में भी कॉन्स्टिट्यूशनली एक कमिटी है जिसका काम है कि इसको देखे हर महीने कि सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत के आसपास रहे। मुख्यमंत्री भी उस बैठकों में जाते हैं, नीतीश कुमार भी जाते हैं, लेकिन जाते हैं खड़ा होकर भाषण देते हैं, भाई बैंक वाले तुम लोग लोन नहीं दे रहे हो, बहुत दिक्कत हो रहा है, आप लोग सुधारिए। लेकिन जैसे नीतीश कुमार का बात यहाँ पुलिस वाला नहीं सुन रहा है, CO, BDO, डॉक्टर, टीचर नहीं सुन रहा है, वैसे बैंकर भी नहीं सुन रहा है। क्योंकि बैंक के लोन तब देंगे जब उनके लिए आप कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनाएंगे, उनके साथ मिलकर काम करेंगे, तब तो वो करेंगे। बैंकर हमारी बात सुनकर ये कह रहे हैं कि पहली बार भैया कोई बात तो कर रहा है हम लोग का। हम लोग तो कल मुझे रात में मैं सारण में था, कैनरा बैंक के RM और DM मिले वहाँ। मैंने पूछा भाई कैनरा बैंक के लिए बिहार कितना बड़ा मार्केट है? बोला सर बहुत बड़ा मार्केट है। हमने बोला क्रेडिट के लिए या डिपॉजिट के लिए? कहता सर अभी तो डिपॉजिट के लिए है, आप आ जाए, आप जैसे लोग आ जाए तो हम लोग चाहते हैं यहाँ लोन भी दें। यहाँ लोन देने के लिए कोई सुविधा ही नहीं है। प्रशांत जी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की बात कोई नहीं सुनता है, दरोगा। अरे भाई अगर नहीं सुन रहा है तो सीडी रेशियो 40 क्यों है? तो और सुनिए एक बात, चूंकि आपका हम इसी लात पहले आए हैं कि आपके पास दिन भर आपका कार्यक्रम है, लालू यादव के लड़के आएंगे यहाँ, लालू जी आए तो उनसे भी पूछिएगा। लालू जी जब मुख्यमंत्री बने, और ये मेरे कहने पर मत पूछिए, अपने टीम से रिसर्च करा लीजिए, लालू जी जब 1990 में मुख्यमंत्री बने तो बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो था 36%। लालू जी जब तक रहे मुख्यमंत्री तो वो घट के हो गया 18.5%। 18.5%। बैंक पैसा तो यहाँ ले रहे हैं, लेकिन लालू जी की इतना जंगल राज हुआ कि डर के मारे वो सब पैसा बाहर चला गया। नीतीश जी के सारे सुशासन, सो कॉल्ड सुशासन के बाद वो 18 बढ़ के 40 हुआ।
लेकिन मैं आपको पूरा आंकड़ा दे रहा हूं, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि अगर बिहार में देश के औसत के बराबर सीडी रेशियो होता तो 26 लाख करोड़ रुपया बिहारियों का बिहार में रहता। आप अंदाज़ा लगाइए उससे कितने ज़्यादा घर बनते, कितनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीदी जाती, कितनी दुकानें खुलती, कितने लोग छोटे व्यापार करते। उससे यहाँ रोजगार होगा, उससे पलायन रुकेगा। इसलिए हम लोग का पहला जो बजुका है वो ये है कि 6 महीना में सीडी रेशियो को इंक्रीमेंटल बेसिस पर 70 जरूर कर देंगे, और वो इतना बड़ा टेढ़ा काम नहीं है। आपके पास बजूका है, दूसरी तरफ क्या है? क्योंकि आप जिस तरह दूसरी तरफ जात है, दूसरी तरफ लालू दिखाएंगे भाजपा का डर, और भाजपा दिखाएगा नीतीश का डर। अभी प्रधानमंत्री आए, आप उनके भाषणों को सुनिए। और अभी हमने ये सीरीज भी शुरू किया है, प्रधानमंत्री इन गुजरात, प्रधानमंत्री इन बिहार। प्रधानमंत्री कच्छ गए तो उन्होंने कहा कि भाई कच्छ में, मेरे कच्छ में, उनके शब्द हैं, मेरे कच्छ में दुनिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क बन रहा है। प्रधानमंत्री आए मधुबनी, उन्होंने कहा बिहारियों को, 9 करोड़ बिहारियों को 4 किलो अनाज देने की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है। भाई 4 किलो अनाज तो पूरे देश में बांटा जा रहा है। मोदी जी का एक भाषण हमको दिखाइए आप गुजरात में जहां उन्होंने ये बात कही हो कि हम 4 किलो अनाज दे रहे हैं। तो भाई जब आप गुजरात में जाते हैं तो आप बात कर रहे हैं गिफ्ट सिटी का, आप बात कर रहे हैं सोलर पार्क का, आप बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट समिट का, आप बात कर रहे हैं कि गुजरात जब 75 साल का होगा तो वो कैसा दिखेगा। और जब आप बिहार में आते हैं तो आप कहते हैं हम आपको 4 किलो अनाज दे रहे हैं, हमने अयोध्या में मंदिर बना दी, हमने पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट दिया। अरे भाई बिहार को भी तो बताओ। फिर आप कह रहे हैं इंडस्ट्री चाहिए नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है इंडस्ट्री। बिल्कुल, हमने ये नहीं कहा कि नहीं चाहिए। आप बात नहीं समझे। हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी पहली प्रायोरिटी है कि मुझे यहाँ से पूंजी का पलायन रोकना है। मेरी दूसरी प्रायोरिटी है कि जब मैं पूंजी का पलायन रोकूं तो उससे जो यहाँ ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो काबिल लोग हैं, कैपेबल लोग हैं, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। 400 रुपए आप कह रहे थे, 400 रुपए में वो अनाज भी खरीद रही है। अब मोदी जी जब कह रहे हैं कि अनाज देंगे तो क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत ये है कि तो 400 रुपए में वो साड़ी ले सकती है। यही बात आप तमिलनाडु में क्यों नहीं कहते हो? यही बात आप गुजरात में क्यों नहीं कहते हो? गुजरात में आप भी, गुजरात में भी तो 4 किलो अनाज बट रहा है। ऐसा नहीं कि गुजरात में गरीबी नहीं है, ऐसा नहीं है कि सुनिए, नहीं यहाँ पे ना, ये भ्रम मत पालिए। गुजरात में श्रमिक नहीं, ऐसी बात नहीं है। गुजरात में हमने 3 साल गुजरात में काम किया है। गुजरात में भी 25% लोग की स्थिति वही है जो बिहार में है। 25% लोग भी गुजरात में भी उसी दशा में जी रहे हैं। ये जो 80 करोड़ लोग को अनाज दिया जा रहा है, 80 करोड़ लोग बिहार में थोड़ी रहते हैं, उसमें गुजरात में भी लोग हैं, तमिलनाडु में भी लोग हैं। बात इसकी है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर, आप गुजरात के भी प्राइम मिनिस्टर हैं, बिहार के भी प्राइम मिनिस्टर हैं। गुजरात के लोगों ने आपका MP 25 जिताया है, तो हम लोगों ने 30-35 जिताया है। एक बार बिहार के लोगों को भी तो बताओ भाई कि भाई तुम्हारे यहाँ चीनी मिल कब लगेगा, तुम्हारे यहाँ इंडस्ट्री कब लगेगी, बिहार के बच्चों का पलायन कब रुकेगा, बिहार के लोगों का शिक्षा कब सुधरेगा। बिहार में आप वो बात ही क्यों नहीं करते? काम नहीं कर पाए वो छोड़िए, उसका बात भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये प्री नोशन है कि बिहारियों को क्या चाहिए भाई, 4 किलो अनाज दो। मधुबनी में आए मोदी जी, तो सुनिए ना सुनिए, मोदी जी आए अभी मधुबनी में, उनके मुंह से निकल गया या उनके लिखने वालों ने गलती कर दी। उन्होंने कहा कि सहरसा से, अपने हिसाब से बहुत बड़ी घोषणा की है, सहरसा से आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जिससे श्रमिक परिवार के लोग आसानी से यहाँ से बॉम्बे और सौराष्ट्र में जाकर मजदूरी कर पाए, उनको जाने में सुविधा होगी। अब बताइए ये कितनी गलत बात है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि बिहार के बच्चों को मजदूर बनकर सौराष्ट्र और मुंबई में काम करने के लिए एक और बढ़िया ट्रेन खोला जाएगा। ट्रेन खुले, लोग ताली बजा रहे हैं, प्रशांत किशोर इसका विरोध कर रहे हैं, हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए। तो बैठे सुनिए, ना काम हो ना कुछ नहीं हो, लेकिन हमें ऐसी ट्रेन नहीं चाहिए जहां पर हम लोग के बच्चे जानवर की तरह बैठकर मजदूरी करने जाएं। अब आप कहिए कि यहीं बैठा रहे, तो अंग्रेजों ने भी यही कहा कि तुम लोग यहाँ खाए बगैर मर रहे हो, हमारे साथ चलो मॉरिशस में चल के एक मसाला का खेती करो। तो क्या वो हम लोग का भला कर रहे थे? आप मोदी जी का भाषण सुनाइए जब वो गुजरात में ये कहें कि भाई गुजरात से श्रमिक परिवारों के लिए आधुनिक वंदे भारत ट्रेन चलेगी, जहां से कि आप बॉम्बे में जाकर काम कीजिएगा, चाहे मनमोहन सिंह जी हो या मोदी जी हो। मनमोहन सिंह सुनिए, कोई भी आदमी, मनमोहन सिंह जी इतने बड़े इकोनॉमिस्ट थे, हार्वर्ड में गए ना पढ़ने के लिए, क्या फर्क पड़ता है? उनको ये समझ नहीं थी कि बिहार की स्थिति क्या है, उनकी समझ तो होगी।
उनको ये समझ नहीं थी कि यहाँ पर बिहार में क्या चल रहा है, बिहार की इकोनॉमिक स्थिति क्या है। उनको देश की इकोनॉमिक स्थिति की समझ थी, बिहार की समझ नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कि बिहार में फैक्ट्री क्यों नहीं लोग लगाते। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए तो 10-12 हज़ार रुपये में गुजरात में, तमिलनाडु में मजदूरी करने के लिए लेबर मिलेगा कहाँ से। अगर पंजाब में गेहूं की खेती बंद हो जाए तो उससे देश में गेहूं की उपलब्धता कम हो जाएगी। तो कोई नहीं चाहेगा कि पंजाब में गेहूं की खेती बंद हो जाए। उसी तरह बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से जो है, इसको लेबर का फैक्ट्री बना दिया गया है और लोग ये चाहते हैं कि ये मोटे तौर पे स्थिति बनी रहे ताकि लोग यहाँ से 10-12 हज़ार में जाएं। गुजरात में, तमिलनाडु में जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पर जाकर यहाँ पर लेबर वहाँ पर काम करे। अगर बिहार में फैक्ट्री लग जाए, ऐसा आप तो मोदी जी को खूब जानते हैं, मोदी जी अगर कह दें तो किस उद्योगपति की आज देश में इतनी हिम्मत है कि वो बिहार में उद्योग नहीं लगाएगा। और आप बताइए, मोदी जी का भाषण 14 में हमने लिखा है, मैं आपको कोट कर देता हूँ। मोतिहारी में मैंने उस समय मोदी जी से कहलवाया, मोदी जी ने कहा कि इसी चीनी मिल से के बनी हुए चीनी से चाय पीऊंगा तब बिहार लौटूंगा, तब वोट मांगने आऊंगा। 14 में कहा था, नहीं बना। अरे भैया, मोतिहारी चीनी मिल का जमीन एक एक टुकड़ा बांट दिया गया, बेच दिया गया और खरीदने वाले आधे से ज़्यादा भाजपाई हैं। आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, फिर कहेगा कि मानहानि का दावा करेंगे। आधे से ज़्यादा मोदी जी के पार्टी के लोगों ने उस मिल के ज़मीन को बेच लिया, हड़प लिया। उसके बाद मोदी जी वहाँ 4 बार गए, लेकिन गलती मोदी जी की नहीं है, गलती बिहारियों की है, मोतिहारी के लोगों की है। क्योंकि 14 के बाद 3 चुनाव हुआ और तीनों बार भाजपा को ही मोतिहारी में फिर जिता दिया। और इस बार नहीं जिताएगा, इस बार सबक सिखाएगा, उनको दिखेगा। प्रशांत जी, आपका थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा है। एक तरफ कह रहे हैं पलायन रोकना है जी, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते। अभी इनिशियली नहीं लगाना चाहते। तो जब जॉब जनरेट यहाँ नहीं होंगी तो भैया जॉब जनरेट लोग पलायन करेंगे ना। नवीन भाई, आप तो देश दुनिया देखे। न्यूजीलैंड में कौन सी बड़ी इंडस्ट्री का नाम आप जानते हो? हमको बता दो। न्यूजीलैंड के मॉडल को बिहार के मॉडल में रेप्लिकेट कैसे कर सकते हैं? यही तो बात कर रहे हैं भाई। सिंगापुर में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, न्यूजीलैंड में तो कोई इंडस्ट्री नहीं है, सर्विस सेक्टर है ना। सुन तो लो, फिनलैंड में तो कुछ नहीं है, स्वीडन में तो कुछ नहीं है। अरे वहां, अरे मेरे भाई, स्वीडन में, नॉर्वे में जो बड़ी फैक्ट्रियां, बता दो आप हमको कौन है भाई। सब वहां पर क्या है, बिहार जैसी जो इकोनॉमी है, यहाँ बड़े इंडस्ट्रियल पार्क नहीं बन सकते हैं। एक तो हम लोग लैंडलॉक्ड हैं, दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। इन द फर्स्ट फेज वी हैव टू बूस्ट अप आवर एजुकेशन एंड सर्विस सेक्टर, एंड वी हैव टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू द किड्स, and we have to provide more resources in the hands of people so that people are able to do something on their own. यहाँ के लोग इंडस्ट्रियस हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं। आपके ऑफिस में जो फॉल सीलिंग का काम किया होगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो यूपी का, बिहार का लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा। सीनियर पोजीशन में सब बिहार से लोग हैं, ऐसी कोई बात नहीं। अरे सीनियर तो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। सुनिए ना, सीनियर तो हम भी हैं, जाके दूसरों को सलाह दे रहे हैं, वो संख्या कम है, लेकिन हजारों की संख्या में जो लेबर काम कर रहे हैं वो बिहार के हैं। अगर बिहार में ही कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो जो फॉल सीलिंग वो दिल्ली में बना रहा है लड़का, वो आकर बिहार में बनाएगा। अब बिहार में कंस्ट्रक्शन कब बढ़ेगा? जब लोगों के पास पैसा होगा। पैसा कब होगा? जब उनके पास पूंजी होगा, रोजगार होगा। तो भाई इंडस्ट्री अगर एक यहाँ लग भी जाए, मान लीजिए एक अडानी आके यहाँ इंडस्ट्री लगा दे, एक अंबानी फैक्ट्री बना दे, उससे कितने लोगों को लेबर मिलेगा? 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख। बिहार में 13 करोड़ लोग रहते हैं भाई, ये बहुत बड़ा भ्रम है। यहाँ आप देखिएगा, दिन में सब नेता आएगा, कहेगा सरकारी नौकरी दिए हैं 5 लाख। आंकड़ा एक और नोट कर लीजिए, दूसरे लोग नहीं बताएंगे। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक जितने लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वो टोटल संख्या है 23.25 लाख। टोटल संख्या है 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी में हैं। यहाँ नेता आएगा और दावा करेगा कि हम 10 लाख दे दिए हैं नौकरी, हम 5 लाख दे दिए, हम 20 लाख दे देंगे। 78 साल की व्यवस्था के बाद बिहार में सिर्फ 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं, जो कि पॉपुलेशन का 1.97% है। प्रशांत जी, तो अगर आप सरकारी नौकरी से बिहार में रोजगार देना चाहते हैं तो ना ये संभव है, ना आगे कभी संभव होगा। बिहार में रोजगार तब होगा, पलायन तब रुकेगी, जब लोगों के पास शिक्षा हो, काम करने के लिए उनके पास पूंजी और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो। और बूढ़े जो लोग हो गए हैं, जिसको व्यवस्था ने पिछले 30 वर्ष में ठग लिया है, उसकी चिंता हम लोग ले। यही वेलफेयर इकोनॉमी है, यही वेलफेयर स्टेट की कल्पना है कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया जाए,
जो यंग हैं वो काम करें, जो बूढ़े हैं उसको हम लोग अपने कंधे पर उसका बोझ उठाकर चलें। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके सवाल हैं। आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे। आई थिंक वी कैन टेक अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शरद सागर है। इस इवेंट का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे हमने डिजिटल मीडिया और एआई को पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में उभरते हुए देखा है, तो इसकी क्या भूमिका रही है राजनीतिक को प्रभावित करने में? आप एआई का इस्तेमाल करते हैं? नहीं करते भाई। देखिए, ये बहुत ओवर हाइप चीज़ है और कुछ लोग मतलब मेरे जैसे लोगों को भी बताते हैं कि आप ही ने सोशल मीडिया रेवोल्यूशन यहाँ पॉलिटिक्स में सर शुरू आप किया तो लाए सारा कुछ, ट्विटर आपने शुरू किया, ट्विटर फेसबुक सब शुरू किया। हाँ। ठीक है, वो मोदी जी का फेसबुक का पेज 2008 में बना था, उसको चलाया मैंने, वो मैं समझ रहा हूँ। लेकिन फेसबुक या ट्विटर ये जो चीज़ें हैं ये तो माध्यम है। गांधी जी ने जब आंदोलन किया तो उस समय अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा था तो उस पर लिखते थे। आपके हमारे लिए फेसबुक है तो हम फेसबुक पर लिख रहे हैं। महत्व इसका नहीं है कि वो लिफाफा है और आज फेसबुक है, महत्व इसका है कि कौन लिख रहा है और क्या लिख रहा है। मैसेज और मैसेंजर की महत्ता है, मीडियम की महत्ता नहीं है। भाई पहले लिफाफा था, अंतर्देशीय पत्र आया, फिर उसके बाद टेलीग्राम आया, फिर टेलीविज़न का इंटरव्यू आया, अभी फेसबुक है, फेसबुक के बाद टिकटॉक आ गया, टिकटॉक के बाद एआई आ जाएगा। ये तो बदलता रहेगा। लेकिन एआई के आप एक्सपर्ट हैं, उससे आप मास के मसीहा नहीं हो जाएंगे। आप गांधी, मोदी, इंदिरा गांधी नहीं हो जाएंगे सिर्फ एआई को जानने से, तब तो एआई के इंजीनियर हो जाते। वो सिर्फ एक मीडियम है, मैसेज की महत्ता है, मैसेज देने वाले के क्रेडिबिलिटी की महत्ता है। मीडियम तो बदलता रहेगा। ये जरूर है कि इन चीज़ों से चीज़ें फास्ट ट्रैक हो गई हैं। अंतर्देशीय पत्र को या लिफाफा को गांधी जी ने अगर कोई पत्र लिखा होगा तो उसको दूसरे जगह पहुंचने में 7 दिन लगा होगा। आज अगर मोदी जी लिख रहे हैं तो 7 सेकंड में वहां पहुंच रहा है। इतना फर्क है। आप पदयात्रा में निकले, कन्हैया भी पदयात्रा कर रहे हैं क्या? कौन पदयात्रा कर रहा है? कन्हैया। नहीं, अभी हमने तो सुना नहीं कोई पदयात्रा। मार्च में नहीं, बीच में कुछ यात्रा कर रहे थे कन्हैया जी, लेकिन वो उतने समय के लिए था कि आरजेडी पे थोड़ा दबाव बनाया जाए कि 2-4 सीट बढ़ जाए। फिर आरजेडी वालों ने ऑब्जेक्ट किया कि अरे तुम यहाँ पर आके राजनीति करोगे, तो उसको भगा लिया कांग्रेस वालों ने। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.